और दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी का यह सीरीज है। पिछले 5 वीडियो में हम देख चुके हैं भाग 3 तक, और उससे पहले देख चुके हैं हम लोग कितने भाग और कितने अनुसूचियां हैं। इस भाग में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य के बारे में, और इससे आगे ही ऐसे सीरीज चलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं भाग 4 का मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से पहले हम देखते हैं भाग 4 के बारे में, डीपीएसपी के बारे में देखते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये नहीं देखे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। भाग 4 का राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, मौलिक मौलिक अधिकार तक हो गया है। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। नीति निदेशक तत्व को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया था। किसको? नीति निदेशक तत्व को। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन और संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करे। नीति निर्देशक तत्व के बारे में केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। बात सही भी है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। कौन से लोकतंत्र? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। किसे राज्य नीति निर्देशक तत्व से यह ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। अनुच्छेद 37 में कहा गया कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है या बाध्य योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि तथा सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इस तरह के कार्य जो करेगी, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सरकार कार्य करेगी। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 में समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा तथा संसाधनों का उचित वितरण भी किया जाएगा। राज्य बालकों का स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए, यह भी अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता दी जाएगी। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा और इसे बाद में कानूनी मान्यता भी दे दी गई। लेकिन पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का वर्णन है, तो अनुच्छेद 40 में है। और किस भाग में है, तो भाग है नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करने, जैसे वृद्धि पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को सहायता देना इत्यादि सब अनुच्छेद 41 में वर्णित है। क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना है। कुछ विशिष्ट दशाओं में जो आर्थिक, सामाजिक या फिर शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं उसके लिए बोल रहा है, विशिष्ट दशाओं में। ठीक है, अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुसूची में किया गया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा, आप जवाब दीजिएगा। अनुच्छेद 42 में कह रहा है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। अनुच्छेद 42 में कहा गया कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराइएगा, गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर श्रम न करना। अनुच्छेद 43 का निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, आदमी क्या कर सके, परिवार चला सके। 41, 42, 43 क्या कह रहा है? दमन। दमन में क्या है? दशाओं में कानूनी सहायता देना, दशा में सरकारी सहायता देना, म में मनोचित दशा में प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना, और 9 में निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, तो दमन हो गया इसका। आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 43 का में कह रहा है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि कामगार उसमें भागीदारी इसलिए सुनिश्चित की जाए ताकि कामगार को यह अनुभूति हो कि नहीं, हाँ यह मेरा ही कंपनी है, मेरे घर की कंपनी है, और उस आत्मीयता से उसमें काम कर सके। ठीक है, 43 ख में सहकारी समितियों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह रीतियां अलग हो। भारत के गोवा राज्य के अलावा उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता लागू है। आज़ादी के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा राज्य कौन सा है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 कह रहा है कि 6 वर्ष से या कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 45 में दो बातें कही गई है कि
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है। आया कहते हैं शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 क में जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 46 कह रहा है कि SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो आरक्षण किस नीति के तहत दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व के तहत दिया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो SC ST OBC के विशेष आरक्षण 46 अनुच्छेद 46 के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 47 कह रहा है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। क्या करेगी? पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब उपलब्ध कराए प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है। नशीली दवाएं, देखो फिर से पढ़ देते हैं। सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाएं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, ना कि उपलब्ध कराएगी केजरीवाल की तरह। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। कमेंट था केवल एक क्षणिक कमेंट, मन लगा रहे पढ़ने में। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है। किस पे पूछा जाता है बार बार? किस अनुच्छेद के तहत पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 48 के तहत। 48 क कह रहा है कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिसके तहत 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 को, प्रोजेक्ट टाइगर 1952 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में तथा 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया इसी अनुच्छेद के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। किसका कर्तव्य होगा? सरकार का कर्तव्य होगा राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करे। अनुच्छेद 50 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा। अनुच्छेद 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, जिसके तहत भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता तथा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में किया गया है। तो अनुच्छेद 51 के तहत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौताएं करती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बल दिया जाता है। तो इसी के तहत 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया गया और पाकिस्तान के साथ 1972 में शिमला समझौता किया गया ताकि शांति बनी रहे। इसी अनुच्छेद के तहत भारत UNO का सदस्य भी बना है। अब कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है: गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ठीक है। तो गांधीवादी में आता है अनुच्छेद 40, 43 के ख, 46, 47 और 48। कौन कौन? 40, 46, 47, 48। 43 का ख भी आएगा। कितना? 40, 46, 43 का ख, 46, 47 और 48 आएगा। ठीक है। समाजवादी में आएगा 48, 39, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क और 47। ठीक है। कौन कौन से? 39, 41, 42, 43 और 43 का क और 47 आएगा। ठीक है। आगे देखते हैं बौद्धिक उदारवादी। इसमें आएगा 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50 और 51 आएगा अनुच्छेद। ठीक है। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों तो के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए मैच कर रहा है ना, 43 और 47, 47 और 43 दोनों के अंतर्गत आ रहा है। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। नोट: मिनवी मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान पता नहीं अधूरे लिखा गया है। अब आते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ विशेषताएं। ध्यान दे अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती है। साफ कहा गया है कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कंट्राडिक्ट हो तो सरकार उस समय मूल अधिकार को प्राथमिकता देगी। ठीक है, सीधा सीधा कहना यह है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन 1976 में 42वां संशोधन के तहत 3 नए अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का जोड़ा गया। 78 में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 की भाषा में परिवर्तन किया गया, 38 की भाषा में। वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 45 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 2011 में 97वां संशोधन के तहत एक नए अनुच्छेद 48 ख जोड़ा गया था। ठीक है। आइए देखते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मूल अधिकार USA के संविधान से लिया गया है, जबकि इसे नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब बताइए आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? जरूरी नहीं है, लेकिन एक बताइएगा कहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है और नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में रखा गया है। मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार तथा राज्य से ही मिलता है।
जबकि नीति निषेध तत्व नैसर्गिक नहीं होता है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनित तथा बाध्य योग्य है, जबकि नीति निषेध तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनित तथा बाध्य योग्य नहीं है। मूल अधिकार सरकार के शक्तियों को घटा देता है अर्थात ऋणात्मक है, और वही नीति निषेध तत्व सरकार के अधिकार को बढ़ाता है और धनात्मक है। मूल अधिकार को कानूनी मान्यता है, जबकि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। नीति निषेध तत्व के पीछे यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता, एक बार लागू हो गया तो हो गया। ठीक है, कौन? नीति निषेध तत्व। यह व्यक्ति के भलाई के लिए होता है और नीति निषेध तत्व समाज की भलाई के लिए होता है। तो नीति निषेध तत्व से आपने पढ़ा, और नीति निषेध तत्व का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे ये अपेक्षा रहती है। धन्यवाद।